रामकिशन जी ने जब ये कहा तो क्या वो पलक को वैसे ही प्यार करेगी जैसा वो आज अपनाएगी? तब तेज ने रामकिशन जी से कहा, मेरी बहन कभी मां नहीं बन सकती, इसीलिए आप इस विषय पर निश्चिंत रहिए। जब भी आपका मन करे आप उससे मिल लिया करें। पर मेरी इच्छा यही है कि पलक को उसके मम्मी पापा से मिला दिया जाए। यदि आप इसमें सहमत हैं तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं होगी। रामकिशन जी ने कहा, तेज, वैसे तुम जो कुछ कह रहे हो सही है, पर समझ नहीं आ रहा है पलक को उन्हें दूं या ना दूं। तेज ने कहा, अंतिम फैसला सिर्फ आपके ऊपर है। बस मैं यही चाहता था कि बच्चे को उसकी मम्मी पापा का प्यार मिल जाए। यदि आपको मुझ पर भरोसा है तो बस ये जान लीजिए कि पलक को कभी कुछ नहीं होगा और उसे दुनिया की हर खुशी मिलेगी। रामकिशन जी ने फिर हाँ कह दिया तो तेज बहुत खुश हो गया। उसने कहा, आज से ये घर भी आप ही का है। अब ये समझ लीजिएगा आपकी बेटी और दामाद ही यहाँ पर है। फिर दोनों ने मुस्कुराते हुए फोन रख दिया। तेज ने फोन रखा ही था कि अरुण का फोन आ गया। अरुण ने तेज से कहा, सर, जैसे कि इन्फॉर्मेशन मिली है वो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कोर्ट में तो हमने साबित कर ही दिया है कि वो जमीन सिर्फ आपके नाम है। इस बात से वो काफी नाराज है। शायद कल आपसे मिलना भी चाहेंगे, तो आप थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। पुलिस सिविल ड्रेस में आपके साथ ही रहेगी। यदि उन्होंने कुछ भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। तेज ने कहा, बस किसी भी तरह से उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी तनु के नाम है, और जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं हो जाता तनु को भी अब यहाँ से बाहर भेजना सुरक्षित नहीं है। अभी शिल्पा की भी तबीयत ठीक नहीं है, इसी बहाने दोनों एक साथ रहेंगी और तनु को भी कुछ शक नहीं होगा। जैसे भी हो तनु की सिक्योरिटी बढ़ा दो। ऐसे तो मैं उसे बाहर नहीं जाने दूंगा, पर फिर भी जब भी वो बाहर जाएगी तो उसके आसपास सिक्योरिटी होनी चाहिए। अरुण ने फिर भी तेज से ध्यान रखने के लिए बोलकर फोन रख दिया। तेज फोन रखकर मुड़ा ही था कि उसने अपने सामने राजवीर को खड़ा देखा। राजवीर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? तुमने आज तक कोई भी बात मुझसे नहीं छुपाई है, फिर इतनी बड़ी बात क्यों? मैं देख रहा हूं कोई है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। तुम एक बार मुझसे बोलकर तो देखो, कौन है वो जो तुम्हें परेशान कर रहा है? तेज ने बात बदलते हुए कहा, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम परेशान मत हो। तुम वैसे भी शिल्पा को लेकर बहुत परेशान हो। मैं अपनी परेशानियां बताकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। वो जाने लगा तो राजवीर ने उसके रास्ते को रोककर कहा, भले ही तुम मुझे नहीं बता रहे हो, पर मुझे पता है हमने आज तक का सफर मिलकर तय किया है, तो फिर आज तुम मुझे क्यों पराया कर रहे हो? उस काली से तो हम मिलकर निपट लेंगे। तेज ने आश्चर्य से राजवीर को देखा। राजवीर ने अपनी आंखों को विंक करते हुए तेज से कहा, आज तक जितनी भी मस्ती की उसमें हर बार मैंने तुझे ही फंसाया है, पर इस बार तुम तक आने से पहले काली को मुझसे निपटना पड़ेगा। मैं भी देखता हूँ वो कैसे तुम्हारी इस जमीन को खाली नहीं करता है। तेज ने परेशान होकर राजवीर से कहा, यार अभी तुझे शिल्पा का ध्यान देना है, तुम मेरे मैटर में मत पड़, मैं निपट लूंगा इससे। राजवीर ने उससे कहा, तनु को भी मैंने अपनी बहन माना है। आज तेरे कारण मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे हैं, बेचैनी देखी है, और मैंने उससे वादा किया है कि मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। कल काली से मिलने जा रहा है ना, तब मैं भी चलूंगा। तेज ने कहा, पर तुझे तो प्रीति को छोड़ने जाना है। तुम परेशान मत हो, मैं उसे अपने होटल में ही बुलवा लूंगा और वहां पुलिस भी रहेगी। यदि उसने जरा सी भी होशियारी करने की कोशिश की तो उसे पुलिस से कोई नहीं बचा पाएगा। राजवीर ने हाँ कह दिया। फिर दोनों जाने लगे तो राजवीर ने चलते चलते तेज के कंधे पर हाथ रखकर कहा, जो तुमने मेरे और शिल्पा के लिए किया है उसका एहसान मैं तुम्हारा कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुमने शिल्पा की गोद में पलक को डाला है, बहुत प्यारी बच्ची है, मैं बहुत खुश हूं। फिर उसने तेज को अपने गले से लगा लिया। दोनों दोस्त कुछ समय के लिए ऐसे ही गले लगे रहे। फिर दोनों अपने अपने रूम में चले गए। शिल्पा गहरी नींद में सो रही थी, शायद दवा का ही असर था। राजवीर ने उसे मुस्कुराकर देखा, फिर उसके माथे पर किस करके उसे अच्छी तरह से कंबल उड़ा दिया। फिर खुद भी स्टडी रूम में चला गया। शिल्पा को यहाँ से दिल्ली तो लेकर आया था, पर उसका बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा था जिसे निपटाना भी था, तो वो उसी काम को करने में भिड़ गया। तेज भी अपने रूम में आया तो देखा तनु वहां नहीं है। फिर उसने बालकनी में देखा, तनु बाहर झूले में बैठी थी। तेज ने हाथ मुंह धोकर अपने कपड़े बदले और बाहर बालकनी में
तनु की शॉल लेकर आ गया। उसने तनु को शॉल उड़ाते हुए कहा, तुम यहाँ बाहर अकेले क्यों बैठी हो और तुमने अपनी दवाई ली कि नहीं? तनु के ना करने पर वो उसे लेकर बेडरूम में आ गया। उसने उसे दवाई खिलाई और उसके हाथों को पकड़कर कहा, तुम कब अपना ध्यान रखना सीखोगी? तनु ने मुस्कुराते हुए कहा, आप है ना मेरा ध्यान रखने के लिए। तेज भी जवाब में मुस्कुरा दिया। फिर तेज ने कहा, मैंने रामकिशन जी से बात कर ली है, वो पलक की कस्टडी शिल्पा को देने के लिए तैयार है। तनु ने खुश होकर कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या आपने शिल्पा को बताया? तेज ने कहा, नहीं, अभी तो मैंने सिर्फ राजवीर को बताया है। अभी रामकिशन जी की तबीयत ठीक नहीं है, वो शायद अपने ठीक होने पर ही उसकी कस्टडी दें। चलो आराम करो, कल मुझे कुछ जरूरी काम से जाना भी है। पहले हम गणेश मंदिर चलेंगे। तनु ने खुश होकर हाँ कह दिया। काठ गोदाम में सुबह के वक्त विक्रम के घर सुबह से ही काफी चहल पहल थी। उसके मम्मी पापा जो आने वाले थे, नानी तो सुबह से ही सभी नौकरों को जल्दी काम निपटाने कह रही थी। उन्होंने बहुत सारी चीजें खाने में बनाई थी। पूरे घर में खटर पटर हो रही थी, जिससे विक्रम की नींद भी जल्दी खुल गई। वो उठकर डाइनिंग हॉल में आया। उसने देखा नानी किचन में कुछ बना रही है। वो उनके पास गया और नानी के गले में हाथ डालकर खड़ा हो गया। उसने नानी के गालों पे किस करके कहा, वाह, बादाम का हलवा मेरे लिए तो कभी नहीं बनाती आप, और बस अपने दामाद के लिए ही बनाइए। नानी ने उसे प्यार से लताड़ते हुए कहा, अच्छा बेटा जी, तो आपके लिए मैं कुछ नहीं बनाती हूँ। विक्रम ने कहा, कहाँ बनाती हो, बस वही रूखा सूखा खिलाती हो। नानी ने उसके गले से हाथ हटाते हुए कहा, तो फिर जाओ अपनी पत्नी से बनवा लेना, अब मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। और उन्होंने गुस्से में अपना मुंह फुला लिया। विक्रम ने जबरदस्ती उनका मुंह पकड़कर किस करते हुए कहा, ओ मेरी प्यारी नानी, मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो गुस्सा हो गए। मेरे लिए तो हमेशा खाना आप ही बनाओगे। फिर बाहर से कुछ आवाज आने लगी तो नानी ने कहा, देख तेरे पापा मम्मी आ गए और साथ में कुछ मेहमान भी आए हैं, जा जल्दी से अपनी हालत सुधार कर आ। विक्रम ने एक नजर बाहर की ओर देखा और अपने रूम में चला गया। नानी सभी मेहमानों की आव भगत में लग गई थी। प्रभात राणा और साधना राणा के साथ सुधा और उसके मम्मी पापा भी आए थे। सुधा का मन तो यहाँ आने का था ही नहीं, वो तो बस अपने मम्मी पापा के कहने पर आई थी। दोनों गहरे दोस्त जो थे। नानी सुधा को देखकर देखती ही रह गई। गोरा रंग, दुबली काया, नीली आंखें, जैसे कोई परी उतर कर आई हो। बस उन्हें उसके घुटने से ऊपर पहने हुए कपड़े पसंद नहीं आए थे। बाकी सुधा बहुत ही सुंदर थी, होगी भी क्यों नहीं, मॉडलिंग की दुनिया की बेस्ट मॉडल जो थी। उधर दिल्ली में गुरप्रीत जी नौकरों से जल्दी जल्दी खाना बनवाने में लगी हुई थी। प्रीति को जाना जो था। प्रीति खड़े होकर गुरप्रीत जी से कह रही थी, मम्मी बस भी करिए, इतना खाना क्यों बनवा रही हैं? मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रही हूँ, बस कुछ दिनों की तो बात है, और इतना ऑयली कौन खाएगा, आप बस भी कीजिए। गुरप्रीत जी ने कहा, पहली बार जा रही है, पता नहीं वहाँ पहाड़ों में क्या मिलता होगा। अब नौकरी भी करेगी तो खाना बना पाएगी कि नहीं, मुझे तो चिंता हो रही है। तभी राजवीर ने हॉल से चिल्लाकर कहा, मम्मी आप एक काम करो, प्रीति के साथ आप भी चले जाओ, वहाँ पहाड़ों में घूम भी लेना और प्रीति को खाना बनाकर खिला भी देना। उसकी बातें सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग हंस दिए। तनु और तेज भी नहा धोकर आए थे। तेज ने व्हाइट कुर्ता पजामा और तनु ने येलो सिल्क की साड़ी पहनी थी। दोनों की जोड़ी कमाल लग रही थी। राजवीर ने उन दोनों को देखकर कहा, ओए होए, ऐसे सोहने बनकर कितने चले। शिल्पा भी दोनों को देखने लगी। वाकई दोनों कमाल लग रहे थे। भाई कहाँ चले? तेज ने कहा, बस गणेश मंदिर जाकर आते हैं। फिर उसने पलक को आवाज लगाई, जो अंगद जी के साथ गार्डन में बिजी थी। पलक दौड़ती हुई आई और तीनों गणेश मंदिर के लिए निकल गए। गणेश मंदिर में ज्यादा चहल पहल नहीं थी, बस कुछ ही लोग थे। तेज ने तनु से कहा, तुम मंदिर में अंदर चलो, मैं पूजा का सामान लेकर आता हूँ। तेज ने पलक को तनु के साथ रुकने को कहा, पर पलक नहीं मानी तो तेज उसे अपने साथ लेकर चला गया और तनु मंदिर में अंदर चली गई। अंदर उसने गणेश जी के सामने शीश नवाया और मंदिर में घूमने लगी। मंदिर में बहुत सुंदर नक्काशी की गई थी। वो उन्हें देखकर आगे बढ़ती जा रही थी। तभी उसका ध्यान एक आदमी पर गया जो किसी की तरफ गन पॉइंट किए हुए था। उसे देखकर तो तनु का दिल ही बैठ गया। उसका मन घबराहट से भर गया। वहाँ सिर्फ एक औरत थी जो मंदिर में पुजारी को थाल दे रही थी।
और कोई नहीं था। घबराहट में तनु चिल्लाना चाहती थी, पर उसके गले में जैसे शब्द ही अटक गए थे। वो मदद के लिए तेज को देखने लगी, पर वो तो उसको कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसके कदम बढ़ने लगे उस औरत की तरफ, पर आवाज अभी भी नहीं निकल रही थी। उसे मदद के लिए हाथ बढ़ाया, तभी गोली चलने की आवाज आई। खून के छींटे जैसे गणेश जी का श्रृंगार कर रहे थे। जमीन पर नीचे गिरने के कारण तनु को पेट में तेज दर्द होने लगा। उसके आंसू थम नहीं रहे थे। उसकी आंखें दर्द के कारण बंद होने लगी थी। जिस आदमी ने हमला किया था वो गोली मारकर सीधा वहां से भाग गया। उसे देखने की भी जहमत नहीं उठाई कि सामने वाला जिंदा भी है या नहीं। वो मुंबई का फेमस शूटर था। उसका निशाना कभी खाली नहीं जाता था, पर आज कैसे एक लड़की बीच में आ गई। पर जिसे गोली मारना चाहता था उसे गोली तो लग गई थी। तेज भी पूजा का सामान लेकर मंदिर में आ रहा था, पर जैसे ही उसने गोली की आवाज सुनी वो हड़बड़ाकर अंदर आने लगा। उसके मन में एक अनजानी सी घबराहट हो रही थी। उसने पलक को गोद में लिया और तेज कदमों से मंदिर में अंदर आया, पर जैसे ही उसने जमीन में तनु को देखा उसका दिल धक से रह गया। वो लगभग दौड़ते हुए तनु के पास आया। उसने तनु का सिर अपनी गोद में रखा और तनु को जगाने की कोशिश करने लगा। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि आसपास कौन है।